हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे गैसीय अवस्था का पार्ट 2। इसमें हम देखेंगे कि जो वास्तविक गैसें हैं वो आदर्श गैस के व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती हैं, तो उसका क्या कारण है। किसी गैस के लिए एक आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करने का अर्थ है कि वह गैस सभी गैस नियमों डैट मीन्स बॉयल चार्ल्स गैलुसेक नियमों का पूर्णतः पालन करे, और ये सभी नियम गैसों के अनुगतिक सिद्धांत पर आधारित हैं। यदि कोई गैस आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती है तो यह स्पष्ट है कि इन मूल अवधारणाओं में कोई त्रुटि अवश्य है जिसमें संशोधन की आवश्यकता है। गैसों के अनुगतिक सिद्धांत की दो मूल अवधारणाएं निम्नलिखित है। तो पहली अवधारणा है, उसके अंतर्गत क्या है, किसी गैस के अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य माना गया है। यह अवधारणा ताप और दाब की सामान्य परिस्थिति में तो न्यायसंगत मानी जा सकती है, क्योंकि गणना द्वारा प्राप्त परिणामों से इस स्थिति में गैस के अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन का 0.014% होता है, परंतु उच्च दाब एग्जाम्पल 100 वायुमंडल दाब पर गैस के कुल आयतन में तो पर्याप्त कमी हो जाती है, जबकि गैसीय अणुओं का स्वयं का आयतन तो अपरिवर्तित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप गैसीय अणुओं का आपेक्षिक आयतन बढ़ जाएगा, जिसे नगण्य नहीं माना जा सकता। जैसे यदि सामान्य परिस्थिति में गैसीय अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन का 0.014% है, तो दाब को 100 गुना बढ़ाने पर यह है 1.4% तथा दाब को 1000 गुना बढ़ाने पर यह 14% हो जाएगा, जिसे नगण्य नहीं कह सकते। अतः उच्च दाब पर गैसों के अणुओं के आयतन को नगण्य नहीं मान सकते। यही स्थिति अत्यंत न्यून तापक्रम पर भी होती है। अतः प्रथम अवधारणा जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में ली गई है, यह उच्च दाब एवं न्यून ताप पर मान्य नहीं होगी। इसलिए उच्च दाब एवं कम ताप पर जो गैस हैं वो आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती है। फिर हम देखते हैं गैसों के अनुगतिक सिद्धांत की द्वितीय अवधारणा। गैसीय अणु में परस्पर कोई आकर्षण बल कार्यरत नहीं रहता। ये मान्यता सामान्य ताप एवं दाब की परिस्थिति में तो मान्य है, किंतु क्योंकि इस स्थिति में गैस के अणु एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, लेकिन उच्च दाब एवं न्यून ताप पर जब गैस का आयतन कम हो जाता है तब अणु एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और अणुओं के मध्य आकर्षण बल सक्रिय हो जाता है, और गैसों का द्रवीकरण एवं जूल थॉम्सन प्रभाव इस बात के प्रमाण हैं कि उच्च दाब एवं निम्न ताप पर गैसीय अणुओं के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। उपरोक्त दोनों अवधारणाओं के कारण गैसों का वास्तविक व्यवहार उनके आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाता है। अतः गैस के अनुगतिक सिद्धांत की इन अवधारणाओं में संशोधन की आवश्यकता हुई, जिसके अंतर्गत 1873 में वान डर वाल ने आदर्श गैस समीकरण में कुछ संशोधन करके एक नई समीकरण व्युत्पादित की, जो सभी वास्तविक गैसों पर लागू की जा सके, जिसे हम वान डर वाल समीकरण कहते हैं। और ये जो वान डर वाल समीकरण है, ये आप देख रहे हैं वान डर वाल समीकरण, ये निम्न प्रकार से होती है। आइए हम समझते हैं इसमें जो आदर्श गैस में जो संशोधन किए गए उसमें दो संशोधन इम्पोर्टेंट है। पहला है आयतन संशोधन और सेकंड है दाब संशोधन। तो आदर्श गैस में दो संशोधन किए गए। एक है आदर्श गैस समीकरण क्या है, पी वी बराबर nRT, ठीक है। यहाँ पे P दाब है, T ताप है, V आयतन है। और इसमें पहला संशोधन है वॉल्यूम करेक्शन। आदर्श गैस के अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य है, अतः इसे बताया है। अतः VI अणुओं के विचरण के लिए रिक्त स्थान को दर्शाता है। VI जो है अणुओं के वास्तविक गैसों के लिए अणु का आयतन नगण्य नहीं होता, वे कुछ स्थान घेरते हैं, अतः उनके विचरण के लिए जो स्वतंत्र स्थान V न होकर कुछ कम होता है,
यह कम होने वाला आयतन अणुओं के वास्तविक आयतन से संबंधित होता है और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहलाता है। अवरोध आयतन अणुओं के वास्तविक आयतन का लगभग 4 गुना होता है। इसको B प्रति मोल से व्यक्त करते हैं और N मोल के लिए जो अवरोधन आयतन एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा वो NB होगा। अतः अणुओं के स्वतंत्र विचरण के लिए उपलब्ध आयतन कितना आएगा? V माइनस NB जो है ये वॉल्यूम करेक्शन किया है हमने, ठीक है। और कैलकुलेशन ऑफ अवरोधक आयतन की ये निम्न प्रकार से कैलकुलेशन है। फिर है दाब संशोधन। आदर्श गैस में अणुओं के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है, परंतु वास्तविक गैसों में अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है और जब गैस का दाब अधिक होता है तब ये प्रभावशाली हो जाता है। पात्र के मध्य में स्थित गैस अणु ए पर विचार कीजिए। ये एक गैस का अणु है पात्र के मध्य में। इस पर अगर हम विचार करते हैं, ये अणु अपने चारों तरफ निकटवर्ती अणुओं के द्वारा समान रूप से आकर्षित होता है। ये आकर्षण बल एक दूसरे को प्रभावहीन कर देते हैं, अतः अणु पर कोई परिणामी बल, इस पर कोई बल नहीं लगेगा। परंतु पात्र की दीवार से टकराने जा रहे अणु बी, ये अणु बी है, ये पीछे से अणुओं की टकराने जा रहे बी के पीछे अणुओं की संख्या अधिक होती है। इस अणु पर असममित आकर्षण बल लगता है, जिससे अणु पात्र के मध्य की तरफ खिंचाव अनुभव करता है। इस कारण वह पात्र की दीवार से कम संवेग से टकराएगा। इसी कारण गैस का दाब P आदर्श गैस के अपेक्षित दाब Pi से P मात्रा से कम होगा, जो कि अणुओं के आकर्षण बल पर निर्भर करता है। और पात्र की दीवार से टकराने जा रहे किसी अणु पर आकर्षण बल इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या डेट मीन्स गैस के घनत्व के समानुपाती होता है। साथ ही दीवार से टकराने वाले अणुओं की संख्या भी इकाई आयतन में अणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। अतः आकर्षण बलों के कारण दाब में कमी P गैस के घनत्व के वर्ग के समानुपाती होती है। ये आप देख रहे हैं। तो आकर्षण बल के कारण जो दाब में कमी है वो गैस के घनत्व के वर्ग के समानुपाती होती है। और यदि N मोल अगर हम लेते हैं तो N मोल गैस का आयतन V हो तो ये फॉर्मूला निम्न हो जाएगा। और जब समानुपाती हटाएंगे तो P इज इक्वल टू AN² अपॉन V² आता है। A यहाँ स्थिरांक है जो कि गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। एवं दाब संशोधन जो Pi है वो हमें जो P है उसमें जो कमी आई है इसको हम जोड़ते हैं तो हमें जो है दाब संशोधन प्राप्त होता है। और इन आयतन संशोधन और दाब संशोधन को जोड़ के हम जो है वान डेर वाल गैस इक्वेशन लिखते हैं। उसके बाद में टॉपिक आता है क्रांतिक घटना, क्रिटिकल फिनोमिना। गैसों में अणु एक दूसरे से अधिक दूरी पर होते हैं तथा वे निरंतर तीव्र गति करते रहते हैं। जब गैस का ताप कम किया जाता है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा भी निरंतर कम होती जाती है। टेम्परेचर कम करेंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा भी कम होगी और आयतन घटता है। अत्यधिक कम ताप पर धीमी गति वाले अणु आकर्षण बलों के कारण एक दूसरे के अधिक निकट आ जाते हैं और अंततः गैस द्रव में बदल जाती है। दाब बढ़ाने पर भी गैस के अणु पास पास आते हैं। इस प्रकार टेम्परेचर को कम करके और प्रेशर को बढ़ाकर जो है गैस को द्रवित कर सकते हैं। गैसों को द्रवित करने में दाब की अपेक्षा टेम्परेचर का अधिक महत्व है। वायुमंडल दाब पर हर गैस को द्रवित करना संभव है, पर यह आवश्यक नहीं है कि वायुमंडल ताप पर हर गैस को द्रवित किया जा सके। अतः प्रत्येक गैस का एक निश्चित ताप होता है, उससे अधिक ताप पर वह गैस द्रवित नहीं की जा सकती, चाहे उसके दाब में कितनी ही वृद्धि की जाए। और यह है टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। तो क्रांतिक ताप क्या होता है कि उस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हम जो है गैस को द्रवित नहीं कर सकते, चाहे कितना ही दाब जो है उसमें कितनी ही वृद्धि की जाए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जो CO2 गैस है उसका क्रांतिक ताप 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर CO2 गैस का द्रवण संभव नहीं है, चाहे दाब कितना ही बढ़ा दिया जाए। क्रांतिक दाब पर वह कम से कम दाब जिससे
गैस द्रवित हो जाती है उसे क्रांतिक दाब कहते हैं। और CO2 के लिए ये होता है 72.9 वायुमंडल, ठीक है। और ऐसे ही होता है क्रांतिक आयतन। अब इनका हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन करना है कि क्रिटिकल कांस्टेंट कौन कौन से हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है और क्रिटिकल प्रेशर है वो तो हम जो है इस एपरेटस की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। और क्रिटिकल वॉल्यूम के लिए हमें परोक्ष विधि काम में लेनी पड़ेगी। उसके लिए जो है जो सरल रेखीय व्यास के नियम का उपयोग हमें करना पड़ेगा। तो अभी हम डिटरमाइन करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। इस विधि को हम समझते हैं। इसमें जो है कठोर कांच की एक यू नली होती है जिसकी एक भुजा बल्ब के रूप में तथा दूसरी भुजा बंद होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक भुजा बल्ब के रूप में है, दूसरी भुजा बंद के रूप में है। यू नली में पारा भर देते हैं। बल्ब में जो है जिस द्रव का एग्जामिनेशन करना है उसको भरते हैं और उसको इस प्रकार भरते हैं कि कुछ भाग जो है खाली रहे। ये द्रव लिया गया है। इस प्रकार बल्ब में केवल द्रव और उसकी वाष्प होती है। ये बल्ब है, इसमें द्रव और उसकी वाष्प होती है। यू नली का पारायुक्त भाग, ये जो पारायुक्त भाग है ये मैनोमीटर का काम करता है। तो ये मैनोमीटर से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, क्रिटिकल प्रेशर। और इस बल्ब वाले भाग से हम नोट करेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। बल्ब के जो चारों ओर है, ये बल्ब है, इसके चारों ओर जैकेट लगी हुई है, ये जैकेट है। इस जैकेट की सहायता से जो है हम बल्ब को स्वेच्छानुसार गर्म कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम जैकेट का ताप कम करते हैं ताकि बल्ब में जो है द्रव और उसकी वाष्प के मध्य सतह दिखाई दे, ठीक है। अब देखिए ये जो क्रिटिकल कांस्टेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका सिद्धांत क्या है कि क्रांतिक ताप पर द्रव और उसके वाष्प के घनत्व समान हो जाते हैं और उनके मध्य में जो पृथक करने वाली सतह है वो क्या हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले हमने जैकेट का ताप कम किया तो द्रव, जो बल्ब में जो द्रव है उसकी वाष्प के मध्य सतह दिखाई देती है। अब ताप धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जिस ताप पर जो सतह लुप्त हो जाती है उसे नोट कर लेते हैं और ताप को पुनः धीरे धीरे घटाते हैं। उस ताप को नोट कर लेते हैं जिस पर सतह पुनः दृष्टिगत हो जाती है। दोनों तापों का जो औसत है वही क्रांतिक ताप कहलाता है। और मैनोमीटर में क्रांतिक ताप के संगत दाब का औसत क्रांतिक दाब कहलाता है। उसके बाद में जो है ताप व दाब में थोड़े से परिवर्तन से आयतन में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। इसलिए क्रांतिक आयतन का निर्धारण करने के लिए परोक्ष विधि हम प्रयोग में लेते हैं। इसके निर्धारण के लिए एल काइलेटेट एंड ई माथियस ने सरल रेखीय व्यास के नियम रूल ऑफ रेक्टिलिनियर डायमीटर का हम इसमें सहारा लेते हैं। इसमें हमें जो है ग्राफ प्लॉट करना है। आप ये ग्राफ देख रहे हैं, टेम्परेचर और घनत्व के बीच में समान ताप पर किसी द्रव तथा उसकी संतृप्त वाष्प के घनत्वों के मध्य के माध्यमान ताप के रेखिक फलन होते हैं। और जब द्रव और उसकी संतृप्त वाष्प के घनत्व के औसत मानों को तदनुरूपी तापों के विपरीत आलेखित किया जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। क्रांतिक ताप के निकट कई तापों पर द्रव तथा उसके संतृप्त वाष्प के घनत्व ज्ञात करते हैं। यहाँ पर जो है AC तथा BC क्रम से द्रव एवं संतृप्त वाष्प के घनत्व और ताप के मध्य आलेख हैं। दोनों आलेख C बिंदु पर मिलते हैं। C के निकट आलेख अधिक सपाट हैं। अतः C बिंदु की सही स्थिति ज्ञात करने के लिए द्रव तथा संतृप्त वाष्प के औसत मानों को ताप के विरुद्ध आलेखित करते हैं, जिसके अनुसार एक सरल रेखा में CD प्राप्त होती है। C बिंदु के संगत घनत्व क्रांतिक घनत्व कहलाता है। और गैस के अनुभार में क्रांतिक घनत्व का भाग देकर हम क्रांतिक आयतन कैलकुलेट कर लेते हैं। थैंक यू।